बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल स्टडी ट्राइकॉन विद द टीम ब्लास्टिक। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, जो कि हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का डिस्कस कर रहे थे और हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अपने प्रीवियस 3 टॉपिक में भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टॉपिक के बारे में बताया था और आज भी मैं आपके सामने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो एक कॉज है वो डिस्कस करूँगी। तो द गवर्नमेंट एज अ कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे था, आज हम इस कॉज को जो है वो डिस्कस करेंगे। इस कॉज में हमारे पास द किंग, द इकोनॉमिक सिस्टम, द ट्रेड, द लॉ, द प्रोविजनल गवर्नमेंट सिस्टम आ जाता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस एज कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आज ये जो हमारे पास कॉज है, इसका सबसे पहला सब कॉज मैं डिस्कस करूँगी, जो कि द किंग है। ठीक है। अब 18th सेंचुरी के अंदर हमारे पास जो किंग था वो लुई 16 था। ठीक। अब लुई 16 एक माइल्ड लिबरल माइंडेड टाइप का जो था वो किंग था, एज़ कम्पेयर टू हिज प्रीडेसर्स, यानी कि जो उसके पिछले जितने भी आबाओ अजदाद गुजरे हैं या किंग गुजरे हैं, उनके मुकाबले में ये जो किंग था लुई 16, ये एक लिबरल माइंडेड किंग था। अच्छा, इसकी जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, किसकी, लुई 16 की, वो बहुत ही जो है ना वो इनएफिशिएंट गवर्नमेंट थी। क्यों? क्योंकि किंग खुद जो था वो एक इनएफिशिएंट किंग था। ठीक है। अब इस किंग को जो है वो महारत ही हासिल नहीं थी हुकूमती निज़ाम चलाने की, हुकूमती सिस्टम को चलाने की। ठीक है। अब जो किसी भी स्टेट में इकोनॉमिक, सोशल या पॉलिटिकल डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको मतलब वो डिपार्टमेंट थे ही नहीं इसके दौरे हुकूमत में। सही। तो हमारे पास हम देखते हैं कि जब डिपार्टमेंट ही मौजूद नहीं है तो गवर्नमेंट किस तरीके से रन कर सकेगी एफिशिएंट होकर। तो इसी वजह से ये जो था वो एक एलिजिबल पर्सन था, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को एफिशिएंट तरीके से नहीं चला सकता था। ये जो किंग लुई 16 था, इसके पास जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा जो थी अनलिमिटेड पावर थी। इसको इस तरीके से भी कंसिडर किया जाता था कि वो पावर क्या है, अबव द लॉ कंसिडर की जाती थी। ठीक है। इसी तरीके से इसकी पावर का अंदाज़ा इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं कि इसके दौर में कुछ लेटर्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। जैसे कि एक लेटर यहाँ पे है, लेटर डी कैचेट। ये लेटर बहुत ज़्यादा फेमस जो था उस टाइम पर, इस टाइम पीरियड में था। और इस लेटर में होता क्या था। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि लेटर डी गैजेट क्या था। लेटर डी गैजेट एक ऐसा लेटर था जो कि किंग के ऑर्डर पे जो है वो पब्लिश होता था और मिनिस्टर इस लेटर को साइन करते थे। ये लेटर था क्या, हर साल जो है वो 60 से 90 लेटर्स जो थे वो साइन हुआ करते थे और पब्लिश होते थे। इस लेटर में बेसिकली लोगों को जो है वो सज़ा सुनाई जाती थी, लोगों को जेल में डाल दिया जाता था और बिना किसी जुर्म के भी डाला जाता था। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जुर्म किया हो तो ही वो जेल में जाए। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लोग जिनको जेल में डाल दिया जाता था बिना जुर्म के, वो डाला क्यों जाता था, सिर्फ और सिर्फ किंग की खुशी की खातिर। किंग की खुशी होती थी कि वो तकलीफ़ में देखना चाहता था और फिर इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अनलिमिटेड पावर का कितना बेजा इस्तेमाल था, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पावर थी वो अबव द लॉ भी कंसिडर की जा रही थी। तो वो इसी वजह से कंसिडर की जा रही थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा, एक तो सिस्टम बहुत ज़्यादा पुअर सिस्टम था, और दूसरा ये कि जो लोग थे उस वक्त वो बहुत ज़्यादा जो थे वो टैक्सेस के सिस्टम में भी दबे हुए थे। किंग का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और बाकी सारी चीज़ें भी, और पावर का इतना बेजा इस्तेमाल हो रहा था कि हर तरह से जो था वो गरीब तबका दबा जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त का जो किंग था उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की थी, तो स्टेट में हालात किस तरह के बन चुके थे, जिसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो इमर्ज हुआ था। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका सब कॉज जो कि सेकंड है द इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसमें क्या था, जैसे कि हम सबको पता है कि जो फ्रांस में गवर्नमेंट थी किंग लुइस की, वो इस काबिल तो नहीं थी कि वो मुल्क के लिए एक बेस्ट पॉलिसी या बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान बना सके और मुल्क को जो है वो बेहतर तौर पर चला सके। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि बावजूद इसके कि लोग बहुत ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहे थे, जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि टैक्सेस जो था, लोग किस कदर टैक्सेस पे कर रहे थे और किस किस चीज़ पर पे नहीं कर रहे थे।
लेकिन उसके बावजूद मुल्क कर्ज़ों में डूबा हुआ था, बहुत बुरे हालात थे फ्रांस के, और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी नहीं था इनके पास। और ये जो टैक्सेस जो लोग अदा करते थे वो जाते कहाँ थे? तो वो बेसिकली क्या होता था कि जो किंग लुइस 16 था और जो उनकी बेगम थी, वो वो पैसे वसूल करने के बाद, क्योंकि वो जुआ खेलते थे तो जुए पे वो पैसे लगा देते थे। इसके बावजूद कि जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा कर्ज़ों में डूब चुका है, लेकिन उनको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं था। ठीक है, वो जुआ खेलते थे और पैसे उस जुए में उड़ा दिया करते थे। तो हम देख सकते हैं कि इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, और कोई इन्वेस्टमेंट प्लान भी ख़ास किस्म का नहीं था। और जो ख़ुद स्टेट का मालिक है वो और उसकी बेगम जो है वो पैसा जुए पे लगा दिया करते थे, जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह नहीं हो रहा था, किसी किस्म की प्रोग्रेस ही नहीं आ रही थी। तो वो आ भी नहीं सकती थी जब आप इस तरह के काम करेंगे। तो यह हमारे पास है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो किस तरीके से रीज़न बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन के इमर्ज होने का। अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं द ट्रेड, जो कि सब कॉज है गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ट्रेड में क्या था कि हमें पता है कि लुइस 16 की जो थी वो गवर्नमेंट थी, और लुइस 16 जो किंग था उसकी तरफ से ट्रेडर्स के ऊपर किसी किस्म की पाबंदी जो थी वो ट्रेड को लेके मौजूद नहीं थी। वो मतलब किसी किस्म की पाबंदी लगाता ही नहीं था ट्रेडर्स के ऊपर। लेकिन ट्रेडर्स को प्रॉब्लम क्या आती थी कि ट्रेडर्स जब तिजारत वगैरह करते थे किसी भी स्टेट के साथ, तो उन्हें हाई टैरिफ और कस्टम ड्यूटीज़ जो थी वो पे करना पड़ती थी। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रांस में जो है वो किसी किस्म की डेवलपमेंट आ ही नहीं रही थी, ट्रेड के जो डिपार्टमेंट था या फील्ड था इसमें। तो ये प्रॉब्लम थी, और इस तरीके से जो ट्रेड था वो भी इमर्ज हुआ था फ्रांस रेवोल्यूशन के लिए एज अ कॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है फोर्थ सब कॉज, जो कि है द लॉ। अब हमें पता है कि किंग लुइस के पास जो है वो बहुत ज़्यादा पावर थी, और ये भी पता है कि किंग लुइस जो है वो उस पावर का बेजा इस्तेमाल करता था। तो यही कहा जाता है कि जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है ना, तो उसे उस पावर का बेजा इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए। लेकिन किंग लुइस 16 क्या करता था कि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो किसी भी वक्त जो है वो लॉस को तोड़ सकता था किसी भी मूवमेंट पे, और वहाँ पे कोई जस्टिस सिस्टम वगैरह भी प्रेजेंट नहीं था। और जस्टिस सिस्टम क्योंकि प्रेजेंट नहीं था, तो इसी वजह से स्टेट में कोई भी मतलब इक्वलिटी वगैरह मौजूद थी ही नहीं। तो इसी वजह से स्टेट पे अकाउंटेबिलिटी भी नहीं थी। और हम देखते हैं कि किंग लुइस 16 अपनी पावर को लेकर एक सेंटेंस, जो कि बहुत फेमस सेंटेंस है, कहा करता था, हु इज़ द स्टेट, आई एम द स्टेट। तो ये सेंटेंस यहीं से इमर्ज हुआ है। और इस स्टेट से आप देख सकते हैं कि किंग जो है वो अपनी पावर को शो किस तरीके से करता था। तो अब हमें पता चलता है कि जब लॉ सिस्टम स्टेट के अंदर, तो इसी तरीके से जो है वो इनइक्वलिटी या फिर अनअकाउंटेबिलिटी जो है वो क्रिएट होने लग जाती है। तो अब हम देख सकते हैं कि क्योंकि लॉ नहीं था, किंग बहुत पावर में था, बेजा इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था पावर्स का, तो इसी वजह से जो है वो ये रीज़न बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन के इमर्ज होने का। अब हम पढ़ रहे हैं पांचवा सब कॉज, जो कि द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है। हमें पता है कि किंग लुइस जब अपनी दौरे हुकूमत में था, तो उसकी दौरे हुकूमत जो है वो ज़्यादा बेहतर किस्म की नहीं थी। तो इसी तरीके से अगर हम इसका प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिस्टम देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि उस वक्त किंग जो है वो ये समझता था कि हर तरह की अथॉरिटी वगैरह जो है, ये रूल्स जो है वो मैं ही बनाऊँगा, और मैं ही उसके ज़िम्मेदार हूँगा, और मेरे अलावा कोई नहीं होगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि जब वो किसी को ज़िम्मेदारी के तौर पर किसी सूबे में या किसी जगह पे तैनात करता था, तो उसके बाद वहाँ पे कोई सख्त किस्म की चेक एंड बैलेंस नहीं था। ठीक है, और वो सख्त किस्म का चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से क्या होता था कि जो उस इलाके के या फॉर एग्जांपल उस सूबे के जो हेड होते थे, वो वहाँ पे जो है ना वो खुद एज अ किंग अपने आप को कंसिडर करने लगते थे, और लोगों को जो है वो बगावत पे उकसाने लगते थे। तो जिसकी वजह से सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है फ्रांस के अंदर कि लोग जो है वो अपोजिट हो जाते हैं गवर्नमेंट के, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो अगेंस्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट के। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि जब वो स्टेट के अगेंस्ट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो स्टेट में जो है वो अकाउंटेबिलिटी क्रिएट भी नहीं रहेगी, और स्टेट जो है वो बगावत का शिकार हो जाएगी। तो यही सिस्टम जो है वो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से पहले हुआ, और जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन इमर्ज हुआ। तो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो इस तरीके से हमारे पास कॉज बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के इमर्ज होने का। अब हमारा हो गया टॉपिक ख़त्म, और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्वीन हु वाज द वाइफ ऑफ द किंग लुइस 16। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों ने कमेंट करके आंसर देना है,
और प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और आपको आज का लेक्चर कैसा लगा इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए और हमारे चैनल स्टडी ट्राइकॉन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।